अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत सचिन पायलट को भारी पड़ गई। उनकी उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन ली गई और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटा दिया गया। पायलट पर यह एक्शन कांग्रेस के युवा नेताओं को रास नहीं आया है, तो वहीं बीजेपी बाहें पसार कर सचिन पायलट को अपने खेमे में लाने का इंतजार कर रही है। 3 दिन से सचिन पायलट को मनाने में नाकाम कांग्रेस हाईकमान ने आखिर उन पर कड़ा एक्शन ले लिया। कांग्रेस ने सचिन को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। उनके 2 समर्थक मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा से भी मंत्री का पद छीन लिया गया। कांग्रेस ने सचिन पायलट से प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार भी छीन लिया। उनकी जगह गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का पदभार दिया गया। आनन फानन में पार्टी दफ्तर से सचिन पायलट की नेम प्लेट हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा की नेम प्लेट लगा दी गई। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का क्या और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। 3 दिन से खामोश सचिन पायलट ने इस एक्शन के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। अपने ट्वीट में सचिन ने लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सचिन पायलट की प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम की कुर्सी से छुट्टी के बाद राजस्थान में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। सचिन पर एक्शन के बाद से उनके समर्थक गुर्जर समुदाय में गहरी नाराजगी है। एहतियात के तौर पर प्रदेश में जगह जगह पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। आज सुबह तक माननीय उप मुख्यमंत्री रहने वाले सचिन पायलट अब कांग्रेस में एक ऐसे नेता भर हैं जिनकी निष्ठा पार्टी के अंदर संदिग्ध हो गई है। सचिन पायलट संभावनाओं के उस तिराहे पर खड़े हैं जहां से रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं देता, मगर यही तो सियासत का कमाल है, जो दिखता नहीं वही इबारत दीवार पर कभी कभी लिखी जाती है। उधर सचिन पायलट के समर्थन में कांग्रेस में भी आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस के एक और युवा नेता जितिन प्रसाद ने अपने ट्वीट में लिखा, सचिन पायलट मेरे साथी ही नहीं, मेरे मित्र भी हैं। इस सच को कोई झुठला नहीं सकता कि पिछले कई सालों से उन्होंने पूरे समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम किया। आशा करता हूं कि यह स्थिति जल्द ठीक हो जाएगी। मैं दुखी भी हूं कि ऐसी नौबत आई। सचिन पायलट पर एक्शन के बाद से अशोक गहलोत को फौरी तौर पर जीत तो मिली है, लेकिन वो भीतर से डरे हुए हैं कि कहीं उनके हिलते पायों वाली कुर्सी टूट न जाए। वो दुहाई दे रहे हैं कि सचिन पायलट ने जो भी कहा उन्होंने किया। मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। गहलोत कह रहे हैं कि सचिन पायलट पर इस एक्शन से कोई खुश नहीं है। जो माहौल है आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ हॉबनॉबिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। कांग्रेस सचिन पायलट पर बीजेपी के हाथों में खेलने का आरोप मढ़ रही है, तो वहीं पार्टी नेता पायलट पर अपने एहसान गिनवा रहे हैं। 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए,
शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। सचिन पायलट को अभी कांग्रेस ने निकाला नहीं है, लेकिन उन पर एक्शन के बाद बीजेपी में हलचल तेज हुई है। राजस्थान के बीजेपी दिग्गज कह रहे हैं कि सचिन का पार्टी में बाहें पसार कर स्वागत होगा। कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े। राजस्थान कांग्रेस में अब गहलोत और पायलट खेमों में तलवारें पूरी तरह खिंच गई हैं। कांग्रेस के इस कड़े एक्शन के बाद पायलट पलटवार की तैयारी में है। जयपुर से शरद कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो ये सियासी भूचाल अपनी तरफ है। उधर गहलोत अपनी गद्दी संभालने के लिए आगे बढ़ निकले हैं। कैबिनेट की पहली बैठक इस पूरे विवाद के बाद वो कर रहे हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त शरद कुमार सीधा इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। शरद, क्या माने, तूफान अभी थमा नहीं है। क्या गहलोत ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं सरकार चलाने के कामकाज में फिर से मस्त हो गया हूं, या फिर अंदर ही अंदर ये परेशानी उन्हें परेशान कर रही है कि आखिर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो क्या करना होगा, और इन्हीं सब के मंथन के लिए या फिर मंत्रिमंडल विस्तार पर भी उनकी नजर है? शरद। अंजना, ये मस्त होने का समय नहीं है, ये त्रस्त होने का समय है और व्यस्त होने का समय है। ये यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पर हूँ, आप देख सकती हैं, बस आपको दिख जाएगी जिस बस से मंत्रियों को लेकर आया गया है। अंदर पहले कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, उसके बाद मंत्री परिषद की मीटिंग होगी। मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि आज हो सकता है कि अशोक गहलोत अपने सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लें और कैबिनेट का विस्तार या मंत्रिमंडल का विस्तार आगे आने वाले दिनों में। या ये भी हो सकता है कि जो 4 विभाग छीने गए हैं 3 मंत्रियों से, उनका बंटवारा हो। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो खामोशी है, जो सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि तूफान के आने के पहले के सन्नाटा इसको कह सकते हैं। इस तरह से एक मनहूसियत कह सकते हैं कि इतनी मुख्यमंत्री निवास कभी नहीं दिखी, क्योंकि तो चिंता तो है। 100 के आसपास आंकड़े हैं, 101 के आसपास आंकड़े हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायकों को जिस तरह से पुलिस पकड़ के ला रही है, सरकार बड़ी मुश्किल से अगर बचेगी भी तो बचेगी या नहीं भी बचेगी। इस तरह से अशोक गहलोत को नींद पूरी तरह से आए, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। उधर सचिन पायलट भी फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं कि अशोक गहलोत ही फंसे हैं, सचिन पायलट भी फंसे हैं। अब क्या करें, सचिन पायलट कहाँ जाएं या कांग्रेस? बिल्कुल, सचिन पायलट कल सुबह पीसी करने वाले हैं, इतनी आसानी से वो भी हार मानने वाले नहीं है। कुछ तो है उनके पास पत्ते जो शायद कल समझ में आए। जी, उनका नया ट्वीट आया है, राम राम सा। राजस्थान में राम राम सा अभिवादन की एक परंपरा है। लोग मिलते हैं तो राम राम सा कहते हैं, विदा होते हैं तो राम राम सा कहते हैं। अब किससे मिल रहे हैं, किसको विदा कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो कल बताएंगे। लेकिन नए ट्वीट के जरिए उन्होंने एक डबल मीनिंग तो फेंक दी है राजनीतिक गलियारे में। अब उनके पास देखिए बहुत सारा ऑप्शन है नहीं, या तो वो अपने जो प्रेशर ग्रुप है, दीपेंद्र हुड्डा, जतिन प्रसाद, प्रिया दत्त, इनके जरिए एक सम्मानजनक वापस स्थिति हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके मंत्रियों की अगर बात सुने आप तो वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि हम तो पार्टी के अंदर बात कर रहे थे, हम लोगों को बागी क्यों समझा गया। तो एक तरह से कॉन्सिलेटरी जो अप्रोच दिखाई दे रही है। दूसरा ऑप्शन यह है कि पार्टी के अंदर रहकर अच्छे क्षण का इंतजार करें कि 30 विधायक अपने पास हो, या फिर अलग मोर्चा बनाए। तो बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है सचिन पायलट के पास 22 विधायकों के साथ। बहुत ज्यादा ऑप्शन अशोक गहलोत के पास भी नहीं है 100 विधायकों के साथ, क्योंकि सरकार कभी भी जा सकती है 100 विधायकों के साथ। जी अंजना, धन्यवाद आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो शरद, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये वाकई आसान से चुप रहने का वक्त तो नहीं है, सब अपनी अपनी जगह जुटे हुए हैं। राजस्थान कांग्रेस के भीतर मची इस तबाही के बीच बीजेपी बड़े गौर से अपनी नजर जमाई हुई है। अशोक गहलोत ने भले ही अभी बाजी मार ली हो, लेकिन बीजेपी जानती है कि सचिन पायलट चुपचाप तो नहीं रहने वाले हैं। देर सबेर वो पलटवार जरूर करेंगे। बीजेपी फिलहाल तो पायलट को अपने खेमे में लाने और गहलोत सरकार को परेशान करने में जुट गई है। बीजेपी ने सदन में सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग उठा दी है।
सचिन पायलट की बगावत के बाद से कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में हलचल है। गहलोत ने सोचा कि उन्हें पायलट से मुक्ति मिल गई। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने पायलट और उनके 2 समर्थक मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की सूचना भी दी। पायलट पर बीजेपी के हाथों में खेलने के आरोप जड़ दिए। जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है कि हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि उस खुले खेल में वो लोग मार खा गए। सचिन पायलट की मंत्रालय से रवानगी के बाद गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार की सोच रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने उनके सामने फ्लोर टेस्ट की मांग रख दी। मेरी केवल आपके माध्यम से इतना है कि इस फ्लोर टेस्ट के बिना इस बात का पता नहीं लगेगा कि वास्तव में किसके साथ कितने वोट है कि नहीं। हमारा अभी इस पर कोई आग्रह नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट का विस्तार करना चाहे तो बिना फ्लोर के टेस्ट किए नहीं कराएं। राजस्थान में सारा खेल आकर विधायकों की गिनती पर टिक गया है। राजस्थान में भले ही कोरोना तेजी से पांव पसार रहा हो, लेकिन राज्य में कांग्रेस के अपने और सरकार के समर्थक विधायक 5 स्टार होटल और रिसोर्ट में आनंद ले रहे हैं। प्रतिबद्धताएं बदल रही हैं। कब कौन किसके साथ चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे चेतन रूढ़ी को ही लीजिए, कल तक सचिन से दांत कटी रोटी का रिश्ता था, लेकिन अब वो गहलोत खेमे की शोभा बढ़ा रहे हैं। जब वोटिंग होगी, जहां जरूरत होगी वो कांग्रेस पार्टी को वीडियो दिखाऊं जो कह रहे हैं। मुझे जो मेरी उनसे निजी तौर पे बात हुई है, उन्होंने बोला हम तो कांग्रेस को वोट देने वाले, कांग्रेस के साथ रहेंगे। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये इस बात पे वहां से चले आए थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी में नागौर से ये विधायक आते हैं, नागौर में बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के नाम पर सरेंडर कर दिया है, हनुमान बेनीवाल के अंदर मैं काम नहीं करूंगा, इस तरह की बातें कह के वहां से चले आए थे। अब जबकि सचिन पायलट के रास्ते अलग हो गए हैं तो ये अशोक गहलोत के प्रति अपनी निष्ठा दिखा। मतलब साफ है कि कांग्रेस के तमाम विधायक देख रहे हैं कि फायदा किधर है। अभी तो विधायक 7 तालों में बंद है। इस बीच जब यहाँ से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। इस बीच बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत ने एक वीडियो जारी करके बताया कि उन्हें किस तरह कैद किया गया है। वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला। राजस्थान की राजनीति में जो हलचल है उसके एक एक पल पर बीजेपी नजरें गड़ाए हुए है। सारा नजारा बड़े गौर से देख रही है। शायद उसे छींका टूटने का इंतजार है। बीजेपी ने अभी कहीं नहीं कहा फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। बीजेपी ने ये रिएक्शन दिया है कि जब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारे पास 109 है मेरे पास, और कल उन्होंने मीटिंग को लाइव करवाया है, तो निश्चित रूप से उनका दायित्व बने। अगर 109 है तो गवर्नर साहब को या स्पीकर साहब को जाके कहना चाहिए कि हमारा फ्लोर टेस्ट करो। राजस्थान की सियासत में तमाम अटकलें और तमाम सवाल सुर्खियों में हैं। क्या सचिन पायलट बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? सचिन अगर बीजेपी के साथ गए तो क्या पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद आसानी से दे देगी? क्या सचिन पायलट बीजेपी से मुख्यमंत्री पद से कम पर डील करेंगे? उससे पहले बड़ा सवाल कि क्या गहलोत सरकार को गिराने की स्थिति में है सचिन पायलट? इन सारी अटकलों के बाद खबर यह भी है कि कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट पर हुए एक्शन के खिलाफ हैं। खबर यह भी है कि दीपेंद्र हुड्डा और जितिन प्रसाद सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से बातचीत कर रहे हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं, देश का पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सा इस वक्त बाढ़ की गिरफ्त में आ चुका है। असम से लेकर बिहार तक बाढ़ ही बाढ़ है, तो भारत का दुश्मन चीन भी कुदरत की तबाही से कांप रहा है। आ गई तबाही और बर्बादी की बाढ़। सैलाब की तेज धार
जिंदगी पर भयंकर प्रहार। बाढ़ में बह गया पुल, ढह गया मकान। सैलाब में फंसी जान, बचा लो भगवान। नदियों में उफान, धरती का मिट गया नामो निशान। बाढ़ की तस्वीरों को देखकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। सैलाब जब आता है तो सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। मानव सभ्यता और बाढ़ का रिश्ता आदिकाल से चला आ रहा है। अनेक सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी और बाढ़ से नेस्तनाबूद हो गई। आज भी बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसके नाम से ही देश के हजारों गांवों और नगरों के लोग थर्रा उठते हैं। हर साल बाढ़ से करोड़ों रुपयों के घर बार, खेती और मवेशी तबाह हो जाते हैं। भारत में नदियों के किनारे करीब 40 करोड़ की आबादी बसती है और ये आबादी बाढ़ की भयंकर विभीषिका झेलती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार में गंडक और कोसी नदी ने सैकड़ों गांवों को डुबोना शुरू कर दिया है, हजारों घरों को अपने आगोश में ले लिया है। बाढ़ ने तबाही असम में भी भयंकर मचा रखी है। यहाँ उफनती ब्रह्मपुत्र सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। इंसान की बिसात एक तिनके की तरह हो गई है। भारत के अलावा चीन में भी बाढ़ से तबाही का भयानक मंजर है। ऐसा लग रहा है कि इस दफा कुदरत चीन को पानी में मिला देगी। आज बाढ़ की इस विभीषिका पर हम स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। ये बाढ़ ले डूबेगी। और अब पहले आपको असम लिए चलते हैं। ये समझ लीजिए कि बाढ़ ने इस वक्त असम की दुर्गति बनाकर रख दी है। इंसान तो इंसान, बाढ़ से जानवर भी परेशान है। टाइगर से लेकर हाथी और गैंडे असम के नेशनल पार्क में आई बाढ़ से भागने लगे हैं। बाढ़ का जोर देखिए, कैसे भारी भरकम पुल काल के गाल में समा गया। बाढ़ और मूसलाधार बारिश में पहले ये पुल टूटा और फिर लोहे के गर्डर से बना ये पुल पूरी तरह से बह गया। असम के धुबरी जिले के फकीरगंज में ये इकलौता पुल था जो कई गांवों को जोड़ता था, लेकिन अब ये पुल जल समाधि ले चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे तेज रफ्तार के साथ तबाही का सैलाब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और लोग अपनी बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। सैलाब घरों में उफन रहा है, सब कुछ बहा ले जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब बाढ़ की इस त्रासदी को भी देखिए। बाढ़ ने इस गांव को चारों ओर से घेर लिया है। घरों में पानी है, आंगन में पानी है, कमरों में पानी है, हैंडपंप पानी में डूब चुके हैं, दुकानें पानी में हैं, लोग नावों से पलायन कर रहे हैं। कई घर तो पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोग घरों में नाव से घुसे हैं और अपना सामान समेट रहे हैं। असम के 26 जिले इस वक्त बाढ़ की भयंकर चपेट में हैं। बाढ़ लोगों की जिंदगी लील रही है। पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में इस वक्त 21,40,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। असम के जिन 26 जिलों में बाढ़ आई हुई है, उनमें धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, सोनितपुर, दारंग, बारपेटा, चिरांग, बोगाईगांव, धुबरी, मोरीगांव, गोलाघाट और नगांव शामिल हैं। बाढ़ से अब तक असम में 117 तटबंध टूट चुके हैं। 119 पुलों को सैलाब बहा ले गया है, जबकि 1300 सड़कें बाढ़ में तबाह हो चुकी हैं।
एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क के 90% हिस्से में भी पानी भर चुका है। यहां से हाथी भी निकल निकल कर भाग रहे हैं। गैंडे भी नेशनल पार्क से बाहर आ गए हैं। नेशनल पार्क को छोड़कर टाइगर भी भाग रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि फिलहाल 2763 गांव पानी में डूबे हुए हैं और 1,03,806 हेक्टेयर की फसल राज्य में बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। लोगों को घरों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। प्रशासन 20 जिलों में 480 राहत कैंप और वितरण केंद्र चला रहा है और 60,000 के करीब लोग इन राहत कैंपों में रह रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बाढ़ से बिहार का हाल भी बुरा है। कोसी, गंडक, बागमती में उठा उफान सबको डुबोने पर आमादा है। नदियों में जबरदस्त कटान हो रहा है। एक स्कूल की इमारत तो देखते ही देखते बह गई। बाढ़ में डूबने लगा बिहार। सैलाब का प्रहार, बिहार हुआ लाचार। नदियों में भयंकर प्रकोप से कांप उठा बिहार। उत्तर बिहार में जल तांडव शुरू हो गया है। बारिश और बाढ़ से नदियां उफन रही हैं। डूबते गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं और सड़कों पर पनाह ले रहे हैं। जी हां, बिहार में शुरू हो गया बाढ़ काल। ये बिहार में भागलपुर जिले के नवगछिया की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ के चलते नदी में कटान हो रहा है और देखते ही देखते एक स्कूल की बिल्डिंग ढह गई। यहां कोसी नदी में भयंकर उफान है। इसकी लहरों ने ऐसा तांडव मचाया कि स्कूल की इस बिल्डिंग को लहरें काटती हुई ले गई। इसे कहते हैं बाढ़ वाली मुसीबत। यहां कभी सड़क होती थी, सैलाब सड़क लील गया और अब आफत ही आफत बची है। हालात कुछ ऐसे हैं कि सैलाब का दरिया है और डूब के जाना है। हर कोई जान जोखिम में डालकर निकल रहा है। ऊपर से नाव वालों ने यहां अपनी नाव लगा दी है। पानी को पार कराने के लिए 20 से 30 रुपए मांग रहे हैं और प्रशासन लापता हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग अपने वाहन निकालने से डर रहे हैं। मजबूरी में नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। गाड़ी मतलब जा नहीं पा रहा है, पानी ज्यादा है। नाव पे जा रहा है तो एक नाव मतलब एक गाड़ी के 30 रुपया ले रहा है और जो दूसरा रास्ता है वो जाम, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है। हर चुनाव में यही मुद्दा उठता है, मतलब कोई देखने नहीं आता है, नहीं कोई काम कराता है। सीतामढ़ी जिले में भी बाढ़ आ गई है। जिधर देखो पानी ही पानी है। बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो लखनदेई नदी में बाढ़ से सीतामढ़ी शहर पर भी खतरा अब बढ़ने लगा है। निचले इलाके के लोग घर बार डूबने से रेलवे ट्रैक पर रहने को मजबूर हैं।
गोपालगंज में गंडक नदी का पानी गांव में घुसपैठ कर चुका है। खेतों में कमर तक पानी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। गोपालगंज के 178 गांवों में बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ से घिरे गांवों का संपर्क सड़क से टूट चुका है। मुजफ्फरपुर में बागमती, लखनदेई, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बागमती का पानी औराई के 1200 घरों में घुस गया है। बिहार की कोसी और गंडक नदी में नेपाल से छोड़ा गया पानी आया है, लेकिन नेपाल वो हाल कर रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चीन की चमचागिरी में नेपाल इस कदर डूब चुका है कि बाढ़ के लिए भी भारत को कोस रहा है। नेपाल के गृह मंत्री बहादुर थापा ने आरोप लगाया है कि भारत ने सीमा के समानांतर सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके पानी की निकासी रोक दी और नेपाल को डुबो दिया। नेपाल ने भारत पर नेपाल से बहने वाली नदियों में हस्तक्षेप और संधियों समझौतों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है, जबकि सच ये है कि नेपाल से अपनी आपदा संभल नहीं रही और भारत में बिहार की तरफ वो पानी छोड़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।